हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के युग में, आज के दुनिया में अगर हम कोई भी मार्केट में जाते हैं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन लेना हो या फिर कंप्यूटर या टेलीविज़न या कोई भी चीज़ लेने के लिए हमें क्या है, बहुत सारे चॉइस रहते हैं। अनेक डिफरेंट टाइप्स के कंपनी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं कि जिसको इच्छा हो हम चॉइस कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को हम चुन सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं इसमें जो विदेशी कंपनी के होते हैं। मैंने इंडियन कंपनी को जरूर नहीं कि सब इंडियन कंपनी का हो, बहुत सारे विदेशी कंपनी के होते हैं जो दुनिया के किसी दूसरे कंट्री में बनती है और इंडिया में आकर वो सामान बिकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे में एप्पल का कोई चीज़ हो गया या सैमसंग का हो गया या फिर कार कंपनी के रूप में होंडा, ये सब क्या है, विदेशी कंपनी का बनाया गया है। इस तरह के बहुत सारे कंपनी हैं जो इंडियन नहीं है लेकिन हम लोग उनके प्रोडक्ट को खरीद कर उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति हुआ किस कारण से हो सका, तो यही एक ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के कारण ही हो सका है कि हम दूसरे देशों के सामान को भी हम अपना देश में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या, दुनिया की अगर कोई एक हिस्सा में बनने वाले कोई भी प्रोडक्ट अब क्या है कि दुनिया के दूसरे हिस्सा में भी बिक सकता है और आसानी से बिना कोई रेगुलेशन का या फिर बिना कोई कंट्रोल के लोग उसे खरीद सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं खरीद के। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में एवरी सीजन में या एवरी मंथ में कहिए कि हर समय न्यू मॉडल के ऑटोमोबाइल लॉन्च होते हैं। इसी कारण ग्लोबलाइजेशन के कारण। और एक समय ऐसा भी था कि इंडिया में सिर्फ क्या था, एम्बेसडर ही बिकता था और फिएट के कार ही खाली सिर्फ सड़क पर दिखाई देते थे। लेकिन आज दुनिया के सबसे लेटेस्ट मॉडल और सबसे अच्छी कारें, ऑडी हो गया, BMW हो गया या रॉयल्स रॉयल, ये सभी कारें अब इंडिया में मिलती है, हमको देखने के लिए मिल सकती है या उसको खरीद भी सकते हैं हम। अब इंडिया के लोग वर्ल्ड के टॉप कंपनी के प्रोडक्ट को भी खरीद रहे हैं और उसको खरीद भी सकते हैं। और इसी तरीके की एक्सप्लेनेशन वृद्धि देखी गई है इस तरह के की जा सकती है कि लोग अब आसानी से वर्ल्ड के दूसरे देशों के जो कंपनी हैं, जो मान के चलिए कपड़ा बनाते हैं या फिर फ्रूट जूस बनाते हैं, उसे आसानी से खरीद सकते हैं। अब उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, जैसा कि इंडिया में आज से 30-40 साल पहले हुआ करता था, उस पर रोक था। तो यह सब पॉसिबल कैसे हो पाई, तो यह ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही, वैश्वीकरण के वजह से ही ऐसा हो पाया। ठीक है, इस तरह की वाइड रेंजिंग चॉइस यानी बहुव्यापी विकल्प, बहुत सारा विकल्प है हमको ग्लोबलाइजेशन से मिला। तो इंडिया में 1991 से पहले की विदेशी कंपनी अपने प्रोडक्ट को इतनी आसानी से नहीं बेच सकते थे। उस समय अगर हम कार को खरीदने जाते थे तो हमें सिर्फ क्या मिलता था, वहाँ एम्बेसडर कार ही रहता था या फिर मारुति का ऑप्शन रहता था। लेकिन आज क्या है कि हमारे पास हजारों कारों का ऑप्शन है, हमारे पास बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के कपड़ों का ऑप्शन है और हर चीज़ में हमें वाइड रेंज
जिंग चॉइस मिलते, मैंने बहुत सारा चॉइस हमको मिलता है, जिनसे में से हम उसको चॉइस कर अपना पसंद के अनुसार उसको खरीद सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट पहले से कितना चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा बदल गया है भारतीय बाज़ार। तो हम जानेंगे कि इस तरह से इंडियन मार्केट में रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, जो तीव्र परिवर्तन हुआ, वो कैसे हुआ और कौन से फैक्टर हैं जो चेंज ला रहे हैं इस तरह से, और इससे लोगों के लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफ़ेक्ट क्या होगा। ठीक है, इसी के बारे में जानने के लिए पहले नंबर हम एक पॉइंट जानेंगे, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी अंतर्देशीय उत्पादन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये यहाँ ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण में ये भी होता है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक देश के कंपनी सिर्फ खाली दूसरे देश में जाकर बेच सकते हैं। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में होता है कि अगर कोई भी अमेरिकी कंपनी है तो वह इंडिया में प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन वह इंडिया में प्रोडक्शन करे या वो चाइना में प्रोडक्शन करे या फिर कोई और भी देश में कर सकता है। तो इससे हमका पता चला कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ दूसरे देशों में सामान बेचना नहीं होता है, बल्कि वह दूसरे देशों में वह प्रोडक्शन भी कर सकता है और भी दूसरी एक्टिविटी भी वहाँ पर कर सकता है दूसरे देश में जाकर। ये नहीं खाली सिर्फ वहाँ से सामान आ गया बेचने के लिए, नहीं, वहाँ पर उत्पादन भी जाके कर सकता है। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण है। ठीक है, और एक चीज़ समझानेंगे कि 20th सेंचुरी के मिडिल में, मध्य में प्रोडक्शन होता था, वह सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर ही होता रहता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी, अपने सामानों का प्रोडक्शन अमेरिका में ही करता था, भले ही वो दूसरे देशों में अपने सामान ले जाकर बेच दे, सामान बेचता था लेकिन प्रोडक्शन वो सिर्फ अपने ही देश में करता था। पहले, ये 20वीं शताब्दी के मध्य के बीच के बात है। उस समय जो चीज़ें एक देश से दूसरे देशों में जाती थी, वो क्या जाता था, सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था और फूड स्टॉफ और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो पूर्ण रूप से बन गए हैं, उसी प्रोडक्ट को विदेशों में भेजा जाता था, दूसरे देशों में। इस तरह से हम देखते थे कि अमेरिका में बना हुआ कार को दुनिया के दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। और जो ट्रेड था उस समय, जो व्यापार होता था, जो क्या था कि उसका मेन जरिया था ट्रेड का, दो देशों के आपस में जुड़ने के लिए, दो देश को जोड़ता था मेन व्यापार के द्वारा ही। लेकिन ये चीज़ कब होता था, तो जब लार्ज कंपनी थे, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, वो उतना पावरफुल या प्रभावशाली नहीं था। तब उस समय एक दूसरे को, देश को जोड़ने के लिए ट्रेड का यूज होता था, या मुख्य जरिया था उस समय। ठीक है, उतना प्रभावशाली नहीं था। तो उस समय ये चीज़ें होती थी कि जब एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हुए, कंपनी जो काफ़ी पावरफुल अगर जब हो गया और उनका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्शन को एक दूसरे से दूसरे देशों में फैला दिया। तो एमएनसी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हुई, जो उन्होंने ऑफिस खोला, वहाँ फैक्ट्रीज खोले, एक खास वो रीजन्स के प्रोडक्शन के लिए अलग अलग एरिया में सेटअप किया, वो लगाए। ठीक है, जहाँ पर उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, या उन्हें जहाँ पर सस्ते लेबर मिल सके।
और दूसरे रिसोर्स सस्ते दामों पर भी मिल सके, इसलिए हम लोग हर एक जगह लगाएं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। ये काम किस लिए किया? सबसे पहला तो इसमें क्या हुआ जी, प्रोडक्शन का कॉस्ट है जो उसको कम किया जा सके। अगर सस्ता लेबर मिलेगा तो प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होगा। और क्या था कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है, इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह अपना छोटे छोटे एरिया में सेटअप किया, अलग अलग एरिया में सेटअप किया अपना फैक्ट्री या ऑफिस, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जानेंगे। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC, यानी कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार कैसे करती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट माने औद्योगिक जो उपकरण है, जो एक MNC बड़ा एक लार्ज MNC है, एक लार्ज बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो औद्योगिक उपकरण को प्रोड्यूस करती है, वह अपनी आइटम्स को रिसर्च करके बनाती है। कहाँ पर बनाती है वो? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट में, USA में, ठीक है। यानी कि उसका जो डिजाइन हुआ जो यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका में तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और उस प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, विनिर्माण, वो चाइना में किया जाता है और फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग करके उसको जहाज़ से लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में भेजा जाता है, जहाँ पर उस उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है, वहाँ पर असेंबल किया जाता है, और जो फिनिश जो प्रोडक्ट हुआ, जो तैयार उत्पादन को विश्व भर में, पूरा वर्ल्ड में उसको बेचा जाता है। और फिर एक चीज़ और क्या है इसमें कि इंडिया में कस्टमर केयर की भी सुविधा होती है, उसको मैनेज करने के लिए कॉल सेंटर भी बैठाए जाते हैं ताकि कस्टमर केयर का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। तो इसमें हम लोग जाने कि जो MNC है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, का प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस सिर्फ एक ही देश में सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे देशों में है। जैसे हम लोग अभी देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA में उसका डिज़ाइन किया जा रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में किया जा रहा है, और फिर उसके असेंबल के लिए मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में भेजा जा रहा है, और फिर उसके बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट को, जो तैयार माल को पूरा वर्ल्ड में बेचा जा रहा है। इस तरह से इसका पूरा फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखें कि जो ये बहुत ही प्रोसेस जो है जी क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स काहे हो रहा है? तभी बताएं कि चाइना में पहले बना, फिर उसके बाद लेके चला गया, पहले तो अमेरिका में डिज़ाइन किया गया, फिर चाइना में गया, फिर चाइना से फिर मैक्सिको गया, फिर पूर्वी यूरोप में गया। इसी तरह से क्या हुआ कि ये प्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो इस तरह हम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं और इसे कई अलग अलग देशों में फैला देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या जाने कि जो एग्जाम्पल में हम लोग जाने कि जो अमेरिका में डिज़ाइन किया गया और फिर चाइना में उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया। क्यों चाइना में? क्योंकि वहाँ पर सस्ता होता है, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और फिर मैक्सिको यूरोप में उसको क्यों भेजा गया? क्योंकि वहाँ से अमेरिका और यूरोप के जो मार्केट होते हैं वहाँ पर नज़दीक है, इसलिए वहाँ से प्रॉफिट अधिक होगा। और इंडिया में जो कॉल सेंटर लगाया गया वहाँ पर इंजीनियर भी अच्छा है और वो इंग्लिश भी बोलने में शिक्षित हैं, इसलिए वहाँ पर कॉल सेंटर लगाया गया,
इस तरह से हम देखते हैं कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, उसको लगभग उसको 50 से 60% की उसको बचत होती है, यानी उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने अंतर्देशीय उत्पादन या प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्रीज के बारे में। ओके।